भाई ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, देखो इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है, सेकंड पार्ट के लिए डेटा नहीं है इतना कि आप सेकंड पार्ट कर पाओ। देखो जरा पढ़ो इसे और मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। Particle move along x-axis with n the initial speed we record by measurement of the acceleration of which show to the above. एक मिनट सर, a particle भाई 1 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा। second time is कुछ आया आंसर किसी का? चलो भाई सुनो जरा, देखिए second part भी करना है सर। एक सेकंड। देखिए आपको जो ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, वो आपसे कह रहा है वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी। तो आप इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो, इस ग्राफ में मैंने आपको बताया था एरिया अंडर acceleration versus time graph is change in velocity। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के अंडर जो भी एरिया आएगा वो एरिया आपको चेंज इन वेलोसिटी देगा। तो देखो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, इसको 4 एरिया में डिवाइड करो। एक एरिया A1 ये आ गया, एक एरिया A2 ये आ गया, एक एरिया A3 ये आ गया और एक एरिया A4 ये आ गया। तो जो टोटल एरिया होगा दैट्स A1 प्लस A2। ये बताया था मैंने, टाइम एक्सिस के नीचे जो एरिया जाएगा उसको नेगेटिव लेंगे -A3, टाइम एक्सिस के एरिया जो नीचे जाएगा उसे नेगेटिव लेंगे -A4। तो टोटल एरिया इज A1 प्लस A2 माइनस A3 माइनस A4। अब आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। देखो जब आप A1 कैलकुलेट करोगे, A1 क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस इज 1, हाइट इज 5, दिस इज बेस इंटू हाइट। A2 जब आप कैलकुलेट करोगे, ट्राइंगल का एरिया है हाफ बेस इंटू हाइट होता है। देखो ये वाला पोर्शन गिवन नहीं है, इसको मैंने कुछ एज्यूम कर लिया, दिस इज x, सो दैट्स हाफ इंटू एक्स। हाइट कितनी है इसकी 5, ट्राइंगल का एरिया यूज किया हाफ बेस इंटू हाइट। इसके बाद जब ये वाले ट्राइंगल पर आओगे, ये जो लेंथ हो जाएगी, देखो ये पूरा 1 है, 1 से लेकर 2 तक टोटल लेंथ इज 1, ये x हो गया, तो ये बचा 1 माइनस एक्स। सो जो A3 होगा that will be 1 by 2 half base into height triangle के एरिया 1 by x multiplied by, इसकी हाइट देखो 10 तक जा रहा है, दिस इज 10, -10 मत लेना, ऑलरेडी यहाँ हमने नेगेटिव साइन लिया होगा। A4 जो होगा, A4 के लिए ये वाला एरिया चाहिए, दिस एरिया इज अगेन हाफ बेस इंटू हाइट। सो 2 से लेकर 4 तक जो जाएगा दैट्स 2, हाइट कितना हो गया 10, इट्स हाफ 2 इंटू 10 गेट्स कैंसल्ड आउट विच इज 10। जब आप वैल्यूज रखोगे, देखो टोटल एरिया आएगा 5 प्लस 5/2x, यहाँ वैल्यू रख दो, A3 की वैल्यू रख दो
ये कैंसिल करोगे ना इसे, 2 10 चला जाएगा 5, -5 इंटू 1 माइनस एक्स, A4 कितना आ गया 10, A4 भी नेगेटिव है -10, तो एरिया आया इट्स 5 प्लस 5 बाई 2x -5 प्लस 5x -10, तो ये एरिया आ गया 5 माइनस 5 तो कैंसिल हो गया, ये बच गया 5/2x प्लस 5/x, 15x/2 -10, तो ये a आ गया इट्स 7.5x -10। ये मिल गया आपको। अब आपका काम है किसी तरह से x कैलकुलेट करना ताकि आपको a मिल जाए। x कैलकुलेट करना है, यहाँ तक क्लियर है सबका? Yes, sir. यहाँ तक बताओ मुझे, इतना क्लियर हुआ सबका? दमन, Yes, जपनीत, sir. यस सर। इतना लिखिए, फिर देखते हैं x कैसे कैलकुलेट करेंगे। शमीम, जरा क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो मुझे बता सकता है x कैसे आएगा? x तो अननोन है, x कैसे ला सकते हैं इस जो ये सब फिगर देखकर? x कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नासिर लिखो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही साहब। सर यहाँ +15 किससे है सर? कौन सा? यहाँ पर ये +5x और +5x है ना? 5/2x प्लस 5x, एलसीएम लो, 2 आएगा, 5 2 10 प्लस 5 15। अच्छा सॉरी सर, सॉरी। भाई यहाँ तक क्लियर है सबका इतना? अरे इतने बैठे हुए हो, कोई बताएगा मुझे x की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ? जपनीत, x कैसे कैलकुलेट करोगे? सिमिलर ट्रायंगल्स को इक्वेट करके। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बताया, देखो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, दो ट्रायंगल्स सिमिलर है, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स है। सिमिलर ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। ये वाली जो साइड है ये कितना है x, ये वाली जो साइड है दैट्स 1 माइनस एक्स, तो इसे आप लिख सकते हो x/1 माइनस एक्स। ये जो साइड है दैट इज 5, ये जो साइड है दैट इज 10, तो इट्स 5/10, so you get x/1 minus x is 1/2। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे you will get 2x is 1 minus x, 3x is 1, x is 1/3। so यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, x is 1/3, x सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आपको एरिया मिल जाएगा। जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू, a आया था ना, a is 7.5x minus 10, x की जगह इसे यहाँ रख दो, एरिया आ गया 7.5 इंटू 1/3 माइनस 10, तो यहाँ से आपको एरिया मिल गया so area is 2.5 minus 10, so the area is -7.5, ये एरिया आ गया। अब
अगर एरिया मिल गया आपको, तो एरिया का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी आ गया। चेंज इन वेलोसिटी है -7.5 मीटर पर सेकेंड। आपको चाहिए 4 सेकेंड्स के बाद की वेलोसिटी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस चेंज इन वेलोसिटी। इनिशियल कितनी है 5, चेंज कितना है -7.5, तो ये कितना आ गया -2.5 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइनली वेलोसिटी आई दैट्स -2.5 मीटर पर सेकेंड। लिख लीजिए इतना, फिर अब करते हैं। भाई इतना हो जाए बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 ग्राफ और हैं। डन सर। हो गया। तुम लोग इतने ढीले क्यों पड़े हुए हो? हुआ तो बताओ जल्दी जल्दी चैट रूम में। डन सर, डन सर। हो गया। डन सर। हो गया, चलो भाई इसको रब करते हैं। नेक्स्ट देखिए। Done. Yeah. 2 टाइप के ग्राफ और रह गए। एक है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो देखो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तुम कैसे सॉल्व करोगे? एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है। अगर ये ग्राफ हाँ भाई मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? हेलो। यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट देखिए वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप होगा dv/ds, और इसे आप लिख सकते हैं ऊपर भी टाइम से डिवाइड कर दो, नीचे भी इसे टाइम से डिवाइड कर दो। dv/dt इज एक्सेलरेशन, ds/dt इज वेलोसिटी। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप आपको एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है दैट्स s, और ये v स्क्वायर वर्सेस s ग्राफ। इस ग्राफ का जब आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे दिस इज d/ds ऑफ v स्क्वायर। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ये आएगा 2v ds dv/ds। v स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे ना 2v dv/ds, दैट सेकंड इक्वेशन। अब dv/ds देखो कितना था, a/v था, which is dv/ds, that's first equation.
इस फर्स्ट इक्वेशन को आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो स्लोप होगा 2v इंटू डी वी ओवर डी एस विच इज ए बाय वी। वी से v कैंसिल हो गया, स्लोप आ गया, स्लोप इज 2a। नासिर अगर इधर उधर बातें किया करो तो बंद कर दिया करो इसे, वरना मैं परमानेंटली म्यूट कर दूंगा। तो अगर v वर्सेस s ग्राफ है तो स्लोप है a बाय v विच इज dv ओवर ds, और अगर v स्क्वायर वर्सेस x ग्राफ है तो स्लोप होगा 2a। इतना लिखिए, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके। डन सर। Done, sir. Done, sir. ये सब लिख चुके हो इतना? रब करूं इसको? डन सर। यस सर। Yes. इसे सॉल्व करिए। बताओ दोनों पार्ट्स के आंसर्स क्या आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर्स बताइए। आंसर्स बताओ मुझे, आंसर्स क्या है? ये तो इजी है यार, अभी तो करा है। A1 is equals to minus 8 meter per second square. -8, वेरी गुड। सेकंड, और किसी का कोई आंसर नहीं है? शमीम, सलील, तमन, रुखसाना, A2 is equals to minus 2 upon 5 meter per second square. ओके। बाप रे, सब बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। अरे देखो यार, ये आसान सी चीज है। पढ़ो जरा, पीछे पलट के देखो तुम्हें क्या कराया था मैंने। तुम्हें बताया था कि जो स्लोप होगा वो स्लोप होगा इक्वल टू a बाय v के, v वर्सेस x ग्राफ। इसका स्लोप कैलकुलेट करो। स्लोप होता है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 20, बेस इज 50। और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इट्स नेगेटिव। स्लोप इज -2/5। तो इसे आप लिख सकते हो -2/5 इज a बाय v। और यहां से आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं -2v/5। अब वो कब निकालने को कह रहा है? s इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 पर v कितना है? 20। एट s इक्वल टू 0 v इज 20। इसको उठाकर यहाँ रखो।
तो एक्सेलरेशन आ गया -2/5 इंटू 20, 4 हो गया। तो एक्सेलरेशन आ गया -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें बताओ भाई, डाउट किसी को कुछ? जरा रुखसाना, समझ में आया कुछ? रुखसाना तुम क्लास में हो? जरा चैट रूम में रिप्लाई करो। इतना हुआ क्लियर? रुखसाना बानो एंड जरा बतूल। अब देखिए सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो देखो सेकंड पार्ट में मैंने लिखवाया था कि स्लोप होगा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। स्लोप तो यहाँ भी इतना ही आएगा। स्लोप ये भी कितना होगा, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट्स 20/50 विद अ नेगेटिव साइन, ये कैंसिल हो गया। तो -2/5 इट्स 2a। सो a कितना आया, डिवाइड कर दो, -2/5 यहाँ 2 से डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन आ गया -1/5 which is -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर है था, लिखिए था। Slope -20. स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल ऑब्ट्यूज है, सिखाया था कल मैंने, स्लोप नेगेटिव होता है। ये क्लियर हुआ इतना सबका? शमीम, Yes, sir. जितिन, दमन, चलो भाई इसको रब करते हैं। रब कर दूं? लिख लिया सबने इतना? चलो भाई ग्राफ भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट यूनिट लॉज ऑफ मोशन। देखो लॉज ऑफ मोशन डायनामिक्स का पार्ट है। डायनामिक्स सब ब्रांच है मैकेनिक्स की। डायनामिक्स इज सब ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with cause of motion, which deals with cause of motion। तो ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें आप स्टडी करोगे, मोशन का कॉज आप स्टडी करेंगे कि बॉडी में मोशन क्यों होता है। तो ये लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है विद द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तब तक नहीं रुक सकती जब तक आप इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। तो बॉडी ना खुद रेस्ट से मोशन में आएगी, ना मोशन से रेस्ट में आएगी, ना डायरेक्शन चेंज करेगी। इस प्रॉपर्टी को आप इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया मीन्स इनेबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट। बॉडी खुद अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया। इनर्शिया को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये 3 टाइप की इनर्शिया है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मींस अगर एक बॉडी रेस्ट में रहती है, मूव नहीं करती, जब
तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो इनर्शी ऑफ रेस्ट होगा। मोशन से बॉडी खुद रेस्ट में नहीं आ सकती, दैट इज इनर्शी ऑफ मोशन। बॉडी अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, दैट्स इनर्शी ऑफ डायरेक्शन। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते Done, sir. हैं। और ये इनर्शिया देखो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, आप इसको एनसीईआरटी से एक बार स्टडी करोगे। एक चीज और याद रखना, मास डिफाइंस इनर्शिया। in straight line motion. कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो मास उसका इनर्शिया को डिफाइन करेगा। जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। लिख लीजिए। Done, sir. ठीक है सर, अब करते हैं नेक्स्ट। देखिए मोमेंटम। देखो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी। एक बॉडी है मास m की, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी v। इसमें जितना भी मोशन होगा दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम को p से रिप्रेजेंट करेंगे। इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एक बॉडी में जितना भी मोशन होगा उसे मोमेंटम कहते हैं। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होगा जिसे आप मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज अ वेक्टर। इसकी जो एसआई यूनिट है इट्स मास इनटू वेलोसिटी। एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखो मोमेंटम में कुछ ग्राफ आते हैं, जैसे ऐसे लिखते हैं p इज इक्वल टू mv। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ मास कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो ना मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इट्स वेलोसिटी वर्सेस मोमेंटम, दैट ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। मास इज इक्वल टू mv। अगर मैं आपसे कहता हूँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, that means momentum is directly proportional to mass। तो mass versus momentum जो ग्राफ होगा that will be straight line। अगर मैं आपसे कहता हूँ p is equal to mv, p कांस्टेंट है, so आप लिख सकते हैं m is inversely proportional to v। if m is inversely proportional to v, this is v, this is m, this graph will be hyperbolic। ये hyperbolic ग्राफ जाएगा। सो 1 2 3, ये 3 ग्राफ आपको याद होने चाहिए। इस ग्राफ का जब आप स्लोप कैलकुलेट करोगे तो देखो स्लोप किसी भी ग्राफ का आपसे पूछ लेगा। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा p बाय v। दमन जल्दी से बताओ इस इक्वेशन में p बाय v क्या होगा? मोमेंटम बाय वेलोसिटी जब कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा? दमन, यहां से अगर मैं p बाय v ले रहा हूं तो क्या मिलेगा? जितिन, हाँ मास, यस, p बाय v विल बी मास। यहाँ पर वो आपसे कहता है स्लोप कैलकुलेट करो, तो यहाँ जो स्लोप कैलकुलेट करोगे p बाय m कितना हो जाएगा? इट्स v। यहाँ स्लोप कुछ नहीं देगा। इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इतना लिखो जल्दी से। Done, sir. Done, sir. तीसरे में स्लोप नहीं होगा ना सर? तीसरे में स्लोप कुछ नहीं देगा। p इंटू p बाय m कुछ नहीं होता, तो यहाँ स्लोप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है न्यूटन सेकंड लॉ।
न्यूटन सेकंड लॉ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ये आपको बताएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि बॉडी पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp ओवर dt। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइए k, so that's k dp over dt। हाउ सिस्टम ऑफ यूनिट में k1 होगा, if external is dp over dt now। ये f एक्सटर्नल आ जाएगा। अगर इसी में आप p की, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ये जो एक्सटर्नल आया ना dp ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ कि बॉडी पर जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी, दैट एक्सटर्नल फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ जो फोर्स आ रही है, दैट फोर्स इज इंस्टेंटेनियस, दैट्स एन इंस्टेंटेनियस फोर्स। अब अगर आपको एवरेज फोर्स चाहिए, ये जो एवरेज होगा दैट इज डेल्टा p ओवर डेल्टा t। इंस्टेंटेनियस ही मैंने आपको वेलोसिटी में भी सिखाया था, अगर इंस्टेंटेनियस चाहिए तो डिफरेंशिएट कीजिए, एवरेज चाहिए तो डेल्टा p बाय डेल्टा t कर दीजिए, दैट्स एवरेज फोर्स। अब इसी इक्वेशन को अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो f एक्सटर्नल आ जाएगा d ओवर dt ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो देखिए यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स आएगी, मास कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, दिस इज d ओवर dt ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट अलग हो जाएगा dm ओवर dt। अब ये जो dv ओवर dt है, इस dv ओवर dt को आप एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जाएगी, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस वेलोसिटी इनटू dm ओवर dt। ये एक्सटर्नल फोर्स का एक्सप्रेशन है। अब अगर आप यहाँ लिख रहे हो कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट होने का मतलब है dm ओवर dt इज 0, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो f एक्सटर्नल होगा, दैट f एक्सटर्नल इज ma। तो याद रखो एक्सटर्नल फोर्स का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये है ma प्लस v dm ओवर dt। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं कर रहा, देन एक्सटर्नल फोर्स इज सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई इतना हुआ तो बताओ मुझे, सर अब करते हैं फिर। डन सर। Done, sir. ओके न्यूमेरिकल्स देखना शुरू कीजिए इसके। सो याद रखिएगा, इसमें फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन सिर्फ तब होगा जब आपके सिस्टम का मास कांस्टेंट है। सो एक न्यूमेरिकल है, a body of mass m equal to 1 kg falls from a height of h equal to 20 meter from ground level. What is magnitude of total change in momentum of body before it strikes the ground? सेकंड है एवरेज फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो देखो मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूं आपको यूज करना है
जब आप सॉल्व करोगे कुछ चीजें आप खुद ट्राई कीजिए। यहाँ से आपने ड्रॉप किया इसे और ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाता है और यहाँ और ग्राउंड के बीच में जो सेपरेशन है दैट्स 20 मीटर। तो जब आपने इसे ड्रॉप किया ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0। आपको ये डिसाइड करना है जब ये स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल मोमेंटम आ जाएगा m इंटू वी, फिर आप चेंज निकाल लेना फाइनल माइनस इनिशियल। चलो इतना करके दिखाओ मुझे भाई, 2 मिनट में आ जाए आंसर वरना सुनना शुरू करोगे। आधा मिनट हो गया, जल्दी करो। आया कुछ आंसर? आंसर बताओ भाई, आंसर कितना है? फर्स्ट पार्टी तो पूछ रहा हूँ। 20 kg per second शायद। 20 kg मीटर पर सेकंड। हाँ चलो जपनीत एक बार लिख दो, उसमें ग्रुप में लिख दो आंसर्स। दमन का 19.79। दमन जी 9.8 लिया था क्या? ओके ठीक है। जपनीत एक बार ग्रुप में लिख दो आंसर। बाकी सब सो रहे हैं। गुड, 2 लोगों के आंसर्स आए। नासिर, शमीम, सलील, रुखसाना। मेरा कुछ ऐसे आंसर्स आते हैं तो लगता है कि जाग रहे हो तुम लोग। गलत या सही होना तो अलग कहानी है, फिर सॉल्व तो करो। v चाहिए तुम्हें। हाँ, v के लिए तुम इसे यूज कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। v चाहिए आपको। इनिशियल तो 0 है जब ड्रॉप किया था। एक्सेलरेशन में -10 ले लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया? -20। तो अभी तुमने काइनेमेटिक्स खत्म किया है, 400 आ गया। v कितना आ गया? 20 आ गया। अब देखो ये +20 नहीं होगा, डाउनवर्ड्स हमने नेगेटिव लिया हुआ है ना, जब रूट लोगे तो +-20 दोनों आते हैं। तो तुम यहाँ जो चूज करोगे दैट्स -20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी नीचे आ रही है। तो फाइनल जो मोमेंटम होगा दैट्स मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम इज 2 इनटू, नहीं मास तो 1 kg दिया हुआ है, 1 इनटू -20। इस नेगेटिव साइन की इंपॉर्टेंट समझो। तुम्हारे पास जो ऑप्शंस होंगे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया होगा। इट्स -20 kg मीटर पर सेकेंड।
तो जब आप चेंज कैलकुलेट करोगे मोमेंटम में, दैट्स p final minus p initial. So change in momentum is p final, which is minus 20, p initial, which is 0. So delta p is minus 20 kg meter per second. That is change in momentum. Minus 20, minus is important. Minus मत मिस करो. और देखो एवरेज फोर्स तो बड़ा आसान है. एवरेज फोर्स mg होगी 1 into 10 which is 20 न्यूटन. यहाँ बताओ किसी को डाउट है तो, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. 1 into 10. और एक काम करना, इसी चेंज इन मोमेंटम के आगे ना इम्पल्स लिख लेना. मैंने इम्पल्स पढ़ाया नहीं है, मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन इम्पल्स यही होता है, जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वही इम्पल्स होगा. इसे लिख लेना, चेंज इन मोमेंटम और इम्पल्स. जो भी चेंज इन मोमेंटम आएगा वही इम्पल्स है. तो कुछ मैंने तुम लोगों से कहा था कि एसएल के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं ग्राफ पर करना. सर एसएल ओपन होता नहीं, वो लिंक जो आपने भेजा था वहाँ पर. अच्छा, ओपन नहीं हो रहा. नहीं सर. एक बार ग्रुप में निष्कर्ष को मैसेज कर दो प्लीज. एक बार ग्रुप में निष्कर्ष को मैसेज कर दो. निष्कर्ष को बता देते, वो दूसरा लिंक भेज देता. एक बार बता दो उन्हें कि ओपन नहीं हो रहा. ठीक है सर, वो नो आइटम दिखा रहा है जब गूगल ड्राइव में ओपन किया तो. अच्छा, तो एक बार उन्हें मैसेज करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है. तुम बताओ तो यार, जब तुम प्रॉब्लम बताओगे तभी तो सोल्यूशन आएगा उसका. ओके. एक बार प्रॉब्लम बताओ. the एवरेज फोर्स 10 है 20. चलो भाई शुरू हो जाओ. आंसर बताओ. एवरेज फोर्स फाइंड करना है ना सर. हाँ, एवरेज फोर्स निकालो. एवरेज फोर्स. अब तुम लोगों को इतनी फिजिक्स आ गई है कि मैं तुम्हें थोड़ा सा सिखाऊं तो इस तरह की क्वेश्चन से तुम लोग कर जाओगे. जैसे हिंट चाहिए, उसको सिर्फ इतना देखना है कि 5 मीटर से ड्रॉप किया, एक वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, दैट इज v1. फिर रिबाउंड करेगा एक वेलोसिटी से जब तक 3 मीटर की हाइट तक, 3.2 मीटर की हाइट तक नहीं चला जाता. v1 v2 निकाल दो, सॉल्व हो गई प्रॉब्लम. 2 मिनट वेट करूंगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा, और मेरे सॉल्व करने का मतलब है न्यूमेरिकल बर्बाद हो गया.
कोशिश करो, वेलोसिटीज कैलकुलेट करना तो तुमने फ्री फॉल में सीखा है, उसी को तो आगे लेकर जा रहे हैं। नहीं हो रहा किसी से भी। भाई देखो, बॉल को आपने कितनी हाइट से ड्रॉप किया? 5 मीटर से। तो ये ओ है, ये ग्राउंड है, ये जो सेपरेशन है दैट्स 5 मीटर, यहाँ से आपने ड्रॉप कर दिया। ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा विद सम वेलोसिटी v1, तो तुम्हें v1 चाहिए। v1 कैलकुलेट करने के लिए तुम यूज कर सकते हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। तो उसे लिख सकते हो v1 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, एक्सेलरेशन कितना हो गया? -10, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? -5। तो ये v1 स्क्वायर आ गया 100, तो v1 आ गया ±10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से v1 मिल गया आपको, योर v1 इज -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक की कहानी बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को? जितिन, दमन, सलील, शमीम, जहरा, नो सर। यहाँ तक क्लियर है सबका? इनिशियल मोमेंटम निकाल दो यार, क्या परेशानी है? मास इंटू v1, क्या परेशानी आ रही थी इसमें? मास कितना है? 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब है 50 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू -10। तो P1 आ गया 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -1 विद अ नेगेटिव साइन। तो P1 आ गया -0.5 kg मीटर पर सेकेंड। डाउट नहीं आता कोई? अरे बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी? सर हाँ, 45 न्यूटन है आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये मुझे लग रहा है एक ही बच्ची है जो कुछ कर रही है, बाकी सब क्लास के बाद लिख कर सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन आँख खुलती है। v2 चाहिए, और ये जो हाइट है दैट हाइट इज 3.2 मीटर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। अब 3.2 मीटर पर पहुंचकर वेलोसिटी 0। इनिशियल को हमने v2 कहा, 2 इंटू एक्सेलरेशन g होता है -10, डिस्प्लेसमेंट इज 3.2, तो माइनस v2 स्क्वायर, it's 3.2 into 2, it's 6.4 into 10, minus of 64। तो v2 हो गया, माइनस से माइनस गया, 64 का रूट क्या होगा? 8। अब ये ऊपर जा रहा है अपवर्ड्स, तो पॉजिटिव होता है अपवर्ड्स, प्लस रूट लोगे तो +8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज v2। अब अगर v2 भी आ गया आपके पास, v2 आ गया 8 मीटर पर सेकेंड। p2 निकाल दो। p2 is mass into v2, तो p2 हो गया मास, मास कितना है? 50 ग्राम, इट्स 50 इंटू 10 रेज़ पावर -3 इंटू वेलोसिटी विच इज 8। तो p2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 8 5 is 40, 400। 50, 8 5 is 40, 400 इंटू 10 रेज़ पावर -3। तो P2 आ गया -0.4। इतना लिख लो यार, जगह नहीं मेरे पास, फिर कैलकुलेट करते हैं। फिर टाइम कैलकुलेट करना होगा, कितने टाइम में ये काम हो रहा है।
क्वेश्चन रब कर दूं क्या? अरे बताओ भाई, क्वेश्चन रब कर दूं? हाँ क्वेश्चन रब कर दूं, चलो। एक तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो। तो यहाँ जो फोर्स आई दैट इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन मोमेंटम है -0.4 फाइनल, नहीं माइनस नहीं प्लस था ये तो, प्लस 0.4 माइनस -0.5 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आ गया 0.02, तो ये आ गया 0.9 बाय 0.02, तो ये आ जाएगा 90/2 विच इज 45 न्यूटन। इतनी फोर्स एक्ट कर जाएगी 45 न्यूटन की। और फोर्स कहाँ एक्ट कर रही होगी? अपवर्ड्स एक्ट कर रही होगी। इतना बताओ, नहीं समझ में आया तो दोबारा कराता हूँ इसे। सलील, शमीम, सलील बतूल, शमीम। No doubt, sir. नो डाउट, बस न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते हैं ना। रुखसाना कोशिश भी नहीं करती है। कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हो? कोशिश ये नहीं होती कि 1.5 घंटे की क्लास में ही कोशिश करी थी। कोशिश ये होती है कि मेरी क्लास के बाद कम से कम 20-30 न्यूमेरिकल करो तो इस पे, फिर देखो कैसे नहीं होता। हाँ, थर्ड वाला रिपीट कर दूं, 3 वाला, ये जरा देखो जहरा, मैंने अभी बताया था फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ तो चेंज इन मोमेंटम कैसे आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। देखो फाइनल कितना है 0.4, इनिशियल कितना था -0.5, 0.4 माइनस माइनस ऑफ 0.5, तो 0.9 बाय 0.02, 90/2 हो गया 45 न्यूटन। तो ये फोर्स एक्ट कर जाएगी, एवरेज फोर्स हो जाएगी 45 न्यूटन। अब क्लियर हुआ जरा? चेंज लिया है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, इसे मैं रब कर रहा हूँ पूरे को। तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ पर था। इसके बाद देखिए इम्पल्स क्या होता है। भाई इम्पल्स के लिए पहले समझो कि इम्पल्सिव फोर्स क्या चीज है। इम्पल्सिव फोर्स का मतलब है ये वो फोर्स है जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है। ये फोर्स है फोर्स विच एक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगी दैट इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। एग्जाम्पल देखो इम्पल्सिव फोर्स का, जैसे अगर बैट से फोर्स ऑन बॉल बाय बैट, भाई अगर बैट है और बॉल इसको स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक कर कर रिबाउंड हो जाती है, तो बॉल बैट पर या बैट बॉल पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन तो बहुत कम है ना, बस जब तक ये कांटेक्ट में थे तब तक फोर्स है, उसके बाद फोर्स खत्म हो जाती है। तो वो फोर्स जो बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्ट करेगी उस फोर्स को आप क्या कहते हैं? दैट फोर्स इज नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स इज फोर्स विच एक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए इम्पल्सिव फोर्सेस एक्ट करती हैं।
ये और कोई देख लो, हैमर है, एक हैमर नेल को स्ट्राइक करता है, ये नेल है, इसके ऊपर एक हैमर मारते हो, तो हैमर नेल पर फोर्स तब तक एक्सर्ट करेगा जब तक ये दोनों कांटेक्ट में है। तो यहाँ भी जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, दैट फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स में टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट in case of impulsive force is small. impulsive force के केस में जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होगा, वो टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत ही छोटा होता है, मतलब कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए impulsive force एक्ट करेगी। impulsive force में हम एक क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं जिसे कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को डिफाइन करते हैं, इट्स टोटल इफेक्ट ऑफ impulsive force, इट्स टोटल इफेक्ट ऑफ impulsive force। इम्पल्सिव फोर्स का जो टोटल इफेक्ट होगा, उस टोटल इफेक्ट को आप इम्पल्स कहोगे। इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला होता है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ कांटेक्ट, जितने टाइम के लिए फोर्स एक्ट कर रही है। दूसरा फॉर्मूला होता है दैट्स चेंज इन मोमेंटम, इट्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स इज एवरेज फोर्स इनटू टाइम ऑफ कांटेक्ट, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। डेल्टा टी याद रखिएगा, डेल्टा टी इज टाइम ऑफ कांटेक्ट। तो लास्ट के दो न्यूमेरिकल्स में जहां भी हमने चेंज इन मोमेंटम निकाला, वो चेंज इन मोमेंटम बेसिकली इम्पल्स था। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट इज जो मोमेंटम की यूनिट है, या ऐसे लिख सकते हो फोर्स इनटू टाइम है, तो एसआई यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकंड्स। इतना लिखिए, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसकी। यहाँ तक बताओ, डाउट किसी का कुछ? Done, sir. अभी नासिर हुआ? नासिर का तो नेटवर्क ही नहीं आता। न्यूटन सेकंड्स न्यूमेरिकल्स देखिए इसमें। देखो, इम्पल्स के दो न्यूमेरिकल्स तो मैं आपको करा चुका हूँ, एक और देखो भाई। लास्ट के दो न्यूमेरिकल्स में जो भी आपने चेंज इन मोमेंटम लिया था, वो चेंज इन मोमेंटम ही तुम्हारा इम्पल्स था। अब देखो नेक्स्ट मोमेंट, देखो अ बॉल strikes a wall and bounce back with same speed and bounce back with same speed as shown in figure. Calculate impulse. Impulse पे दो तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, दो मैं आपको करा चुका हूँ, तीसरा ये है। तो इसने कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये एक वॉल है, एक बॉल आती है ऐसे करके, इस वॉल को स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद इट बाउंस बैक विद द सेम स्पीड, उसी स्पीड से बॉल चली जाती है। मींस पहले स्पीड v थी, तो बाद में भी स्पीड v है। ये एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा एंगल पर आई और थीटा एंगल पर चली गई। मुझे कैलकुलेट करके दिखाओ उसमें चेंज इन मोमेंटम कितना आया। बॉल का मास m दिया हुआ है, इनिशियल मोमेंटम pv, फाइनल मोमेंटम pv। बस मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो चेंज कितना आया मोमेंटम। बेटर होगा x के लॉन्ग रिजॉल्व करो, y के लॉन्ग रिजॉल्व करो और फिर सॉल्व करो, आसानी से आएगा आंसर। इंतजार में ना बैठो मेरे, करो खुद। फातिमा कुछ तो आंसर आए।
कहीं अटक जाओ ना, हिंट की जरूरत है तो तुम लोग तो अनम्यूट कर ही लेते हो ना, खुद को हिंट पूछो, लेकिन इस इंतजार में मत बैठा करो कि मैं सॉल्व करूं और फिर तुम कॉपी करके डाल दो। दोबारा कह रहा हूँ, मोमेंटम कैलकुलेट करो, इनिशियल और फाइनल। यहाँ से जो मोमेंटम आएगा वो इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। एक्स और वाई के अलोंग रिजॉल्व करो, इम्पल्स कैलकुलेट करो एक्स के अलोंग, फिर वाई के अलोंग। डायग्राम पहले, फिगर पहले ड्रॉ कर लेना, रब कर दूंगा मैं, इसे रब करने की जरूरत पड़ेगी मुझे। आया कुछ किसी का? भाई देखिए सुनिए, मोमेंटम जो होगा दैट्स मास इनटू वेलोसिटी। तो भाई देखो, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दैट्स पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पी फाइनल। पी इनिशियल का भी मैग्नीट्यूड mv है, पी फाइनल का भी मैग्नीट्यूड mv है, बस डायरेक्शंस में डिफरेंस है। मुझे पी इनिशियल को x और y दोनों डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है। तो देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। मैंने सिर्फ इतना कहा था रिजॉल्व कर दो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। यहाँ पी इनिशियल एक्ट कर रहा है, इसका x कॉम्पोनेंट होगा पी इनिशियल कॉस थीटा, y कॉम्पोनेंट होगा पी इनिशियल साइन थीटा। ऐसे ही ये पी फाइनल है, इसका भी x और y कॉम्पोनेंट ले सकते हैं। x कॉम्पोनेंट होगा p फाइनल cos थीटा, y कॉम्पोनेंट होगा p फाइनल sin। तो पहले अलोंग x एक्सिस चेंज इन मोमेंटम देखते हैं या इम्पल्स कैलकुलेट करते हैं। x एक्सिस के अलोंग इम्पल्स होगी फाइनल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो फाइनल मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग कितना है, पी एफ कॉस थीटा कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में, तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस पी एफ कॉस थीटा। इनिशियल मोमेंटम x एक्सिस के अलोंग कितना है, माइनस पी आई कॉस थीटा। पी एफ और पी आई दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, एम वी। तो x एक्सिस के अलोंग जो इम्पल्स होगी दैट्स माइनस एम वी कॉस थीटा माइनस एम वी कॉस थीटा। देखो माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, और ये x में जा रहा है इसीलिए ये पॉजिटिव है। तो x के अलोंग इम्पल्स आ गया माइनस ऑफ 2mv cos थीटा, दैट इज इम्पल्स अलोंग x एक्सिस। जब आप y एक्सिस के अलोंग लोगे, अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के अलोंग इम्पल्स होगा फाइनल
momentum along y-axis minus initial momentum along y-axis. तो देखो फाइनल इंपल्स कहाँ है, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये नेगेटिव होगी. इनिशियल इंपल्स भी कहाँ थी, नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये भी नेगेटिव होगी. तो ये होगा माइनस पी एफ साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी आई साइन थीटा. दोबारा कह रहा हूँ, ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है, तो दोनों नेगेटिव होंगे. तो लिखते हैं माइनस पी एफ साइन थीटा प्लस पी आई साइन थीटा. पी एफ और पी आई दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एम वी. तो वाई एक्सिस के लॉन्ग इम्पल्स आ गया माइनस एम वी साइन थीटा प्लस एम वी साइन थीटा. कैंसिल हो गया, y के लॉन्ग इम्पल्स इज 0. तो टोटल जो इम्पल्स होगा दैट इज इम्पल्स अलोंग x एक्सिस प्लस इम्पल्स अलोंग y एक्सिस. सो टोटल इम्पल्स हो गया, y के लॉन्ग 0 है, इट्स माइनस ऑफ 2mv cos थीटा. डाउट्स बताओ मुझे इसमें, कहाँ कहाँ अटके हो, परेशानी क्या आ रही थी तुम लोगों को? जहरा, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या थी? अमन, हाँ एक ही बात है दमन, वेलोसिटी के कंपोनेंट से भी निकाल सकते हैं, एक ही चीज है. भाई ये क्लियर हुआ इतना? Yes. रब करूं इसे? शमीम, नासिर, Yes, sir. अमन. Done, sir. ओके, तो इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इम्पल्स हो गया. अब देखो न्यूटन थर्ड लॉ. न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो हर एक्शन के लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा. दैट मीन्स अगर आपने ये ब्लॉक लिए हुए हैं, मान लीजिए दो ब्लॉक्स हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है. ब्लॉक ए ने ब्लॉक बी पर कुछ फोर्स अप्लाई करी, दैट इज एफ बी ए. एफ बी ए इज फोर्स ऑन बी बाय ए. इसी तरह से बी ए पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसे एफ ए बी कहेंगे. सो एफ ए बी इज फोर्स ऑन ए बाय बी. तो आप लिख सकते हो कि एफ बी ए और एफ ए बी जो फोर्सेस होंगी, ये फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट होंगे. दैट्स न्यूटन थर्ड लॉ. कहता है जितनी फोर्स ए बी पर अप्लाई करेगा उतनी बी ए पर अप्लाई करेगा. मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. और एक चीज और याद रखिएगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इंस्टेंटेनियस. जिस इंस्टेंट पर एक्शन होगा उसी इंस्टेंट पर रिएक्शन होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक्शन के कुछ सेकंड्स के बाद रिएक्शन हो रहा है. और एक चीज और है, दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज.
लाइक अगर एक्शन बी पर एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन ए पर एक्ट करेगा, इतना लिखिए, फिर कुछ और फोर्सेस देखते हैं। Done, sir. क्लियर है? Done, sir. हो गया, ठीक। इसके बाद देखो कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। फ्री बॉडी डायग्राम देखना है। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कुछ कॉमन फोर्सेस सीखनी है। पहली फोर्स है नॉर्मली एक्शन। Normally action act between two solid surfaces. अगर आपके पास दो solid surfaces हैं, उनके बीच में normally action act करेगा। Its direction is perpendicular to surface and towards the body. ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगी बट बॉडी के टूवर्ड्स होगी। लाइक ये अगर मैं आपको एक सरफेस दे रहा हूँ, यहाँ मैंने एक बॉडी रख दी, तो सरफेस इस बॉडी के ऊपर एक नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगी। दैट नॉर्मली एक्शन इज एन। तो नॉर्मली एक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और टूवर्ड्स द बॉडी एक्ट करता है। ये एक्ट करेगा जब भी दो सॉलिड सरफेसेस होंगे। लाइक एक ब्लॉक ऐसे लिया, मैंने एक ब्लॉक ऐसे लिया, कॉन्टैक्ट में रख दिया ए और बी। ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा, बी ए पर नॉर्मली एक्शन एक्सर्ट करेगा। दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ सॉलिड सरफेसेस में, और डायरेक्शन क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी। जैसे इसमें और एग्जांपल्स देखो, लाइक अगर मैं ऐसे रखता हूँ, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द बॉडी एक्ट कर रहा होगा। अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिस्टम बना के देता हूँ, ये बना दिया मान लो, और यहाँ पर आपने एक ऐसे करके एक वायर रखी हुई है, ये आपने एक वायर रखी। आपको देखना है इस वायर पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी। तो इस वायर के ऊपर एक नॉर्मली एक्शन यहाँ से एक्ट करेगा विच इज N1, एक नॉर्मली एक्शन यहाँ से एक्ट करेगा विच इज N2। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी। इसी तरह से अगर मैं कुछ ऐसे बना के दूं कि ये फ्रेम है और यहाँ पर आपने एक स्फेयर रख दिया, ये आपने स्फेयर रख दिया, तो यहाँ भी नॉर्मली एक्शन एक्ट करेगा। नॉर्मली एक्शन का डायरेक्शन होगा, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स द बॉडी एक्ट कर रहा होगा। So normally action acts perpendicular to the surface and towards the body, perpendicular to the surface and towards the body. So normally action एक यहाँ act कर जाएगा, normally action दूसरा यहाँ act कर जाएगा, that's N2। ये दो normally actions हैं। हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और टुवर्ड्स द बॉडी। इसी में अगर इंक्लाइंड प्लेन मैं आपको दे दूं, मैंने आपको सिखाया था इंक्लाइंड प्लेन कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, कहता है नॉर्मली एक्शन निकालो। यहाँ इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे कर कर आपने ऑब्जेक्ट रख दी, नॉर्मली एक्शन इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। तो हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी। तो फर्स्ट इज नॉर्मली एक्शन। एक चीज और याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। होता है ना फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर। So this normally action is electromagnetic in nature। इतना लिखिए, फिर नेक्स्ट फोर्स देखिए।
लॉज ऑफ मोशन बिना इन फोर्सेस के नहीं हो सकता। अगर ये फोर्सेस कहीं वीक रह गई तो नॉर्मली एक्शन बिगड़ जाएगा आपका। इतना लिखो, बताओ मुझे इतना हो जाए तो। हो गया सर। डन सर। ओके, सो यहाँ तक आई होप इतना सबका हो गया। कल से नहीं होगा। चलो भाई, आज इसे यहीं छोड़ना होगा। नेक्स्ट फोर्स में स्टार्ट करूंगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 4 ही मिनट रह गए। इसे आज यहीं छोड़ते हैं, कल से कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स देखेंगे। एसएल के लिए प्लीज एक बार निष्कर्ष को ग्रुप में डाल दो, जो भी प्रॉब्लम है। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चाहिए जो यहाँ से मिलेगी। यस सर, यस चलो सर। भाई, आज यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे।